हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 277 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 278 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और देखेंगे कि वास्तव में आपने इसे कैसे लिखा है और इसे किस तरीके से लिखने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक कंपनी को एक राज्य बना दिया, प्रकाश डाले 150 शब्दों में। आपने लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभ की एक व्यापारिक कंपनी थी, किंतु बाद में कंपनी को राज्य निर्माण की दिशा पकड़ ली। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले के काल में बहुत मामूली कार्य किए, लेकिन बाद में निर्णायक महत्व के कार्य किए। प्रशासनिक सुधार, इंडियन पुलिस सिस्टम की शुरुआत, थाना चौकी की व्यवस्था, नौकरशाही का गठन, व्यवसायीकरण में योगदान, कलेक्टर के न्यायिक अधिकार को खत्म कर व्यापार में मनाही एवं वेतन में वृद्धि, आचार संहिता का निर्माण। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत उसने फौजदारी एवं दीवानी संरचनाओं में भी सुधार किए। फौजदारी, कॉर्नवालिस ने एक सर्किट कोर्ट बनाया जो राज्य के विरुद्ध होता था। आपराधिक मामला, ये रक्त निषेध हो गया। अदालती कार्रवाई में अपराध का निर्णय मंशा के आधार पर होता था। अदालती कार्रवाई में धर्म एवं जाति में भेद खत्म हो गया। दीवानी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दीवानी के तहत मुंसिफ से लेकर गुप्त जानकारी से संबंधित मंत्रिपरिषद तक न्यायिक पद सोपान एवं मौलिक एवं अपीली अधिकारिता तय की। अपीली सही से लिखिए, इसमें ला में बड़ी की मात्रा। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर एक कहा जा सकता है कि कॉर्नवालिस ने काम चलाओ स्तर पर कार्य किया। उसने कंपनी को शासन की उन व्यवस्थाओं से पूर्ण कर दिया जो राज्य के निर्माण में रावड़ेगी निर्माण के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। कंपनी को राज्य के रूप में तब्दील करने का कार्य 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट एवं वारेन हेस्टिंग के माध्यम से होने लगा था। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को नस्लवादी ढांचे के आधार पर बनाया था। अंततः ये कहा जा सकता है कि कॉर्नवालिस का काल अकेले में निर्णायक नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर एक निर्णायक पड़ाव था। किस चीज़ का निर्णायक पड़ाव था? देखिए, जब भी आप लोग ये लाइन लिखते हैं ना, कहीं से दूसरी कोई लाइन आप डाल देते हैं नोट्स की, तो उसका मर्म समझा करिए, तब आप डाला करिए, ठीक है ना, कि वास्तव में ये लाइन हम कहाँ पे डालेंगे। ये लाइन वास्तव में क्या थी, उसके प्रशासनिक सुधारों को रिलेटेड थी, ठीक है। और आपका जो ये उत्तर है ना पूरा का पूरा, ये वास्तव में प्रशासनिक सुधार पर आधारित है। इस पूरे के पूरे उत्तर में सिर्फ एक ही चीज़ अगर मैं कहूँ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासन के फील्ड में क्या सुधार किए, आपने उसे बता दिया है, ठीक है। और दुर्भाग्य ऐसा है कि यूपीएससी में जितने भी मॉडल आंसर लोग चेक करते हैं, वो लोग वास्तव में प्रशासनिक सुधार को ही कॉर्नवालिस का ये मान लेते हैं कि उसने उस कंपनी को राज्य बना दिया, है ना। तो प्रश्न सबसे पहले तो ये उठना चाहिए कि आखिरकार राज्य होता क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि राज्य क्या होता है, तो ही तो आप बता पाएंगे कि अच्छा राज्य के ये फीचर होते हैं, तो क्या कंपनी में वो फीचर विद्यमान थे, और अगर थे तो किस मात्रा में, और किस मात्रा में थे तो उनका प्रभाव क्या था। जैसे राज्य जो बनता है, राज्य क्या करता है, एक कल्याणकारी राज्य बनता है, वहाँ की जनता के लिए काम करता है, ठीक है। क्या राज्य जो कंपनी को बना दिया गया, कंपनी को, क्या वास्तव में वो कंपनी भारत की जनता के हित में थी या मात्र देश के हित में थी, इसको भी आपको निष्कर्ष में बताना है, ठीक है। तो प्रश्न तो ये उठता है कि आखिरकार राज्य होता क्या है। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ती होंगी तो पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस कह रहा हूँ, पॉलिटी नहीं कह रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है कि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी, कभी आपने हॉब्स, लॉक, हीगल के बारे में सुना होगा, या वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ती हैं, ग्रेजुएशन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, मे बी अगर आप बीटेक इंजीनियर नहीं होंगे, तो वहाँ पे आप पढ़ते क्या हैं कि हॉब्स ने एक सिद्धांत दिया था, विलोबी ने एक सिद्धांत दिया था, और उसी में एक बात आती है कि राज्य के वास्तव में 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो 4 एलिमेंट कौन से हैं? पहला एलिमेंट होता है जनसंख्या। क्या वास्तव में भारत में जनसंख्या थी? तो थी। दूसरा एलिमेंट होता है भूभाग। क्या वहाँ पे कोई एक क्षेत्र था? तो था। तीसरा एलिमेंट क्या होता है बताइए? सरकार। कोई सरकार थी? बिल्कुल थी। और चौथा एलिमेंट होता है संप्रभुता।
कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास थी। ये 4 एलिमेंट जिसके पास होंगे, समझ जाना कि वो वास्तव में राज्य बन गया, कोई भी हो, ठीक है। तो अब आप देखिए, क्या कंपनी के पास भूभाग था? तो कंपनी के पास भूभाग मिल गया था, बंगाल जैसा क्षेत्र प्राप्त हो गया था। आपने देखा होगा बिहार, उड़ीसा, यहाँ तक कि मुगल बादशाह उसके अधीन आ गए थे। और 1792 का तो वो टाइम पीरियड है जब थर्ड कर्नाटक बैटल शुरू होने वाली थी, थर्ड मैसूर युद्ध शुरू होने वाला था, ठीक है। तो एक तरीके से भूभाग तो इनके पास आ गया था, ठीक है। दूसरा बात क्या है, सरकार, ब्रिटेन की सरकार का इनको सहयोग प्राप्त था, यानी कि एक सरकार थी। संप्रभुता, इनको संप्रभुता नहीं प्राप्त थी, ब्रिटेन की सरकार को संप्रभुता प्राप्त थी निर्णय लेने के लिए, ठीक है। पहला इसमें क्या था, जनसंख्या, जब लोग थे वहाँ की जनसंख्या थी, यानी कि ये फीचर थे। अब इन्हीं फीचर को आपको बताना है कि कैसे उसने कंपनी को राज्य बना दिया। कंपनी क्या काम करती थी? कंपनी का काम होता था व्यापारिक, ठीक है ना। कंपनी का काम क्या होता था? व्यापारिक। लेकिन इसने कंपनी को व्यापारिक के अलावा प्रशासनिक बना दिया। लेकिन क्या इसने प्रशासनिक बनाया था? तो बिल्कुल भी नहीं। आप हमेशा पढ़ती होंगी कि जब आपने 1773 का अधिनियम पढ़ा तो 1773 के अधिनियम में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। इनको सॉल्व करने के लिए 1784 में एक्ट आया, क्लियर। और 1784 के एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी के कार्यों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक हो गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था? वो प्रशासन के कार्य करने लगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता था? व्यापारिक कार्य करने लगा। यानी कि पहले से ही कंपनी प्रशासन की भूमिका में आ चुकी थी, यानी कि पहले ही कंपनी एक राज्य की भूमिका का निर्वहन करने लगी थी कि वो वहाँ निवास करने वाली जनसंख्या, वहाँ उसका अधिकृत जो भूभाग क्षेत्र था और वहाँ पे जो सरकार थी और साथ ही उसके ऊपर जो ब्रिटेन की संप्रभुता थी, इन सबको वहाँ पे दिखाया जाने लगा था। समझ रही कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें सोचना होता है क्या कि इस पे इतना बच्चे पढ़ते नहीं हैं कॉर्नवालिस के इस स्टेटमेंट को और उत्तर लिख देते हैं और प्रशासन के बारे में लिख देते हैं, ये नहीं होता है आंसर में, ठीक है ना। अब आप जब यहाँ पे बताएंगे कि हाँ उसी प्रशासनिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ते हुए कॉर्नवालिस ने कई और नए रिफॉर्म किए, वहाँ पर आप ये बता दीजिए कि इंडियन पुलिस सिस्टम बनाया, थाना चौकी की स्थापना की, नौकरशाही का गठन किया। और जब ये बताएंगे तो इनको आप औपनिवेशिक हितों से रिलेट करके बताएं कि आखिरकार इंडियन पुलिस सिस्टम बना क्यों, थाना चौकी बनी क्यों, कलेक्टर को न्याय का अधिकार छीने क्यों गए, तब आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन बन जाता है। सामान्य तौर पर जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपने उत्तर पहली बार लिखा है, तो पहली बार के हिसाब से जितना आपके पास नॉलेज था, बिना इस कंटेंट को पढ़े हुए, कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए, आपका उत्तर काफ़ी अच्छा लिख गया है। लेकिन इसको राज्य के हिसाब से आपको लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। आप देखेंगे कि उसी समय वो प्रशासन में सिविल सेवकों की नियुक्ति की शुरुआत करता है, ठीक है। सिविल सेवा का इसीलिए इसे जनक माना जाता है। और वैसे भी आप हमेशा जब भी प्रशासन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे आपको एक थ्योरी पढ़नी होती है, R5 की थ्योरी। R5 की थ्योरी का मतलब होता है राजा, राजस्व, राज्य, राजत्व, राज्य अधिकारी, ठीक है। ये होते हैं यहाँ पे 5 एलिमेंट। यानी कि कोई राज्य कब बनता है? जब वहाँ पे राजस्व होगा। जब राजस्व होगा तो उससे क्या होगा? राज्य अधिकारियों को रखा जा सकेगा। जब राज्य अधिकारी रखे जाएंगे, राजस्व होगा, तो उससे हमारा क्या होगा? राजा का राजत्व मजबूत होगा। और जब राजा का राजत्व मजबूत होगा तो राज्य अपने आप मजबूत होगा और राजा की स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। इस थ्योरी का भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकती हैं। बाकी आप निश्चिंत रहें, जब हम मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ शुरू करेंगे 1 जून से, तो वहाँ पे हालांकि अभी हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म को पढ़ाना है। हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट को पूरे। वहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप उस पार्ट को देखिएगा, पूरी मॉडर्न इंडिया सीरीज़ शुरू से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हिस्ट्री में हमें आंसर लिखना कैसे होता है, एक एक स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन कैसे करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये बताएंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे एक काम किया है इस जगह पे, ये बातें कि कंपनी को राज्य में तब्दील करने का कार्य 1773 से शुरू हो गया था, तो आप इसी को शुरुआत में लाएं।
मतलब इस लाइन को आप शुरू में जब लाएंगे ना कि कंपनी को राज्य के रूप में तब्दील करने की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हो गया था, 1784 के एक्ट में कंपनी के भागों को विवादित कर दिया गया, ऐसे लिखिए और फिर बताते हुए यहाँ पे कॉर्नवालिस की ओर बढ़ जाइए और कॉर्नवालिस के पहले आप वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या है ना, सबसे बड़ी बात क्या है, आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पे बताऊँ आखिरकार है क्या, क्यों पूछा गया है क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि लोगों को ये लगता है ना कि कॉर्नवालिस हो या डलहौजी हो, ये ऐसे इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व हैं या क्लाइव हो जिन्होंने वास्तव में ब्रिटिश शासन की भारत में नींव ही नहीं रखी बल्कि उसे एक तरीके से ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। तो केवल इन्हीं का थोड़ा ना योगदान था, ये तो एक तरीके के वहाँ से भेजे गए अधिकारी थे। मूल दिमाग किसका था, मात्र देश का, वहाँ की संसद का, वहाँ की सरकार का। कंपनी तो व्यापार करने आई थी, ठीक है, लेकिन कंपनी के साथ व्यापार में साम्राज्यवाद की मानसिकता निहित थी, ये तो सरकार को पता था। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर पढ़ना होता है। भाई किसी ने कॉर्नवालिस पे कोई बुक लिख रहा है तो कॉर्नवालिस की तारीफ में ही तो लिख देगा कि कॉर्नवालिस ने एक कंपनी को एक राज्य बना दिया, यानी कि बाकी किसी ने कंपनी को राज्य नहीं बनाया और कंपनी पहले से राज्य नहीं थी। राज्य का मतलब कि पहले से कंपनी केवल व्यापार करती थी, कंपनी प्रशासन की फील्ड में आई ही नहीं थी। और कॉर्नवालिस ने अपने कई सारे ऐसे सुधार कर दिए जिसने उसने राज्य के रूप में तब्दील कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या करेंगी, आप यहाँ ये बता सकती हैं कि साहब कॉर्नवालिस ने जो सुधार किए मानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन उन सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ 1773 के अधिनियम से हो चुका था और आगे भी चलकर ये सुधार बने रहे। और वास्तव में अगर ये राज्य होती, कंपनी अगर राज्य बन गई होती तो 1853 के अधिनियम के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में कंपनी को पूरी तरह से समाप्त न कर दिया जाता, यानी कि कंपनी राज्य बन ही नहीं पाई थी। और अगर कंपनी राज्य बन गई होती तो वो सॉवरेन होती, जबकि सॉवरेन कौन थी, ब्रिटेन की संसद थी, है ना। देखो ये बहुत बड़े डिबेटेबल टॉपिक हो जाते हैं और प्रश्न यही उठता है कि बच्चों को ना तो कोई पढ़ाता है इन टॉपिक्स के बारे में, हिस्ट्री ऑप्शनल के इंडिया के टॉप एजुकेटर्स भी इस पे नहीं पढ़ाते हैं, ज़्यादा बातें भी नहीं बताते हैं, बस कह देते हैं हाँ इसमें ये आंसर लिख दो। लेकिन आप खुद ही थिंकिंग करो कि वास्तव में राज्य क्यों कहा गया, राज्य का मर्म क्या होता है और क्या सच में कंपनी राज्य बन गई थी, और अगर बन गई थी तो फिर 1858 में उसे समाप्त क्यों किया गया। तो प्रश्न ये होता, तो आप इसकी मौलिकता को, इसकी न्यायचितता को अंत में बता जरूर दें कि वास्तव में कंपनी एक राज्य न होकर शोषण का प्रतीक ही बन रही थी जिसमें केवल मात्र देश का कल्याण था। इसीलिए 1858 के अधिनियम में इस कंपनी रूपी राज्य को समाप्त करके क्राउन के शासन की स्थापना की गई। ऐसे आप बता सकते हैं निष्कर्ष, लेकिन ये निष्कर्ष नहीं आएगा जो आपने ये निष्कर्ष लिख दिया, ठीक है ना। आपने जहाँ से भी जिस बुकलेट से इसको कॉपी किया है उसमें ये लाइन लिखी जरूर है, लेकिन इस लाइन को आप ऐसे नहीं यूज करेंगे, ठीक है। ये किसी और की लाइन है, उसका आपको दूसरी जगह उपयोग करने की आवश्यकता है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गई होंगी कि वास्तव में आपके उत्तर में क्या क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है और कैसे बताना है। ये वास्तव में आपने प्रशासन बता दिया था जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं है, अन्य सारे क्षेत्रों की आपको बात करनी थी, उनके बारे में आपको बताना था, उसके रेवेन्यू सिस्टम को आपको बताना था, उसकी सोसाइटी के बारे में, वेलफेयर के बारे में बताना था, तभी तो आप कर सकते हैं। भाई एक राज्य क्या करता है, राज्य हर चीज़ में हस्तक्षेप करता है, केवल प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करता, समाज में करता है, संस्कृति में करता है, धर्म में करता है, सामरिक रूप से करता है। तो उन एंगल्स को भी तो बताएं जो कि हिडन है, ठीक है। उम्मीद है आप प्रश्न का उत्तर समझ गई होंगी। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।